हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी कम्युनिटी में चैप्टर 12 जो हमारा चल रहा है उसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी कॉन्ट्रासेप्टिव चीजें हमारी चल रही है, फीमेल्स का प्रीवियस वीडियो के अंदर हमारा हो चुका है। तो इसमें अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है वास्कोटॉमी। तो अभी वास्कोटॉमी क्या होता है वो देखते हैं हम इसमें। तो इन्होंने बताया वास्कोटॉमी और मेल स्टरलाइजेशन इन वन और मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो वही कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर ये जो हमारा वास्कोटॉमी जो होता है मेल के अंदर, मेल स्टरलाइजेशन यानी कि मेल के अंदर जो नसबंदी की जाती है वो बहुत ही इफेक्टिव मेथड माना जाता है। इट इज मोर इफेक्टिव देन द पिल्स आईयूडी और इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है जो लेडीज को जो पिल्स खानी पड़ती हैं या फिर इंट्रा डिवाइस लगवानी पड़ती है या फिर इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं उससे अच्छा ये हमारा जो मेथड है वास्कोटॉमी ये ज्यादा अच्छा माना जाता है, इफेक्टिव माना जाता है। तो यूजली जो परमानेंट मेथड्स है हमारा फैमिली प्लानिंग के लिए, तो परमानेंट मेथड है ये हमारा फैमिली प्लानिंग इसे की जा सकती है। फैमिली प्लानिंग इन द सेंस कि वेल सूटेबल टू मेल हैविंग ऑलरेडी टू और मोर चिल्ड्रन और दोज हु वांट टू मोर चिल्ड्रन। तो इन्होंने बताया है कि ये उनके लिए ये जो मेथड है ये बहुत ही सूटेबल होता है जिनके दो बच्चे हैं और जिनको और बच्चों की आवश्यकता नहीं है। तो जिनको आगे बच्चे नहीं चाहिए, जिनकी फैमिली पूरी हो चुकी है, तो उसके लिए मेथड बहुत ही अच्छा है। और वास्कोटॉमी इज ए सिंपल सेफ रिलेटिवली माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर दैट कैन बी परफॉर्म्ड अंडर लोकल एनेस्थेसिया इन्हें। तो इन्होंने बताया वास्कोटॉमी जो है बहुत ही सिंपल यानी कि साधारण भी है, सेफ भी है और एक छोटा सा ऑपरेशन का प्रोसेस है ये, जो कि हमारा जो लोकल एनेस्थेसिया दे करके किया जाता है। बेहोशी का छोटा सा मतलब कि थोड़ा सा इंजेक्शन दे करके बहुत ही सिंपल और सेफ तरीके से ये छोटा सा ऑपरेशन जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है उसके अंदर ये प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है हमारा। और इट इन्वॉल्व कटिंग एंड टाइंग ऑफ द वास डिफरेंस, यानी कि जो हमारी स्पर्म की जो ट्यूब होती है जिसमें से शुक्राणु आते हैं उसको वास डिफरेंस बोला जाता है। तो उसको क्या किया जाता है, उसको कट किया जाता है, फिर उसको टाई कर दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है इस ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, दोनों साइड से, ईच साइड। ठीक है, और प्रॉपरली कैरी आउट द मेथड्स ऑफ 100% इफेक्टिव। और अगर ये प्रॉपरली किया जाए ना, मेथड बहुत अच्छे से किया जाए, प्रॉपर किया जाए, तो ये 100% इफेक्टिव रहता है। ठीक है, कोई इसका जो फेलियर रेट है वो बिल्कुल जीरो आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ट्यूब्स होती हैं दोनों टाइप, दोनों तरफ से उसको कट कर दिया जाता है, फिर उनको बांध दिया जाता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड एडवाइस, तो भाई जो ऑपरेशन के बाद की जो केयर होती है और जो सलाह दी जाती है वो क्या होती है हमारी, तो वो इन्होंने बताया है ऑपरेशन के बाद आफ्टर द ऑपरेशन द पेशेंट शुड रेस्ट फॉर द एटलीस्ट 2 आवर। तो ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट होता है उसको कम से कम 2 घंटे तक आराम करना चाहिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन शुड बी अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर एनी साइन एंड शोक। और जो पर्सन होता है जिसका इस तरीके का ऑपरेशन किया गया है उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए, यानी कि उस पर बिल्कुल ही निगरानी रखनी चाहिए अच्छे तरीके से। किसी प्रकार के साइन सिम्टम जो होते हैं उन पर भी निगरानी रखनी चाहिए। बिफोर ही लिव्स होम द ड्रेसिंग शुड बी द एग्जाम फॉर एनी अनटुवर्ड्स ब्लीडिंग। तो इसमें घर जाने से पहले, अगर आप हॉस्पिटल से घर जा रहे हो तो जाने से पहले ड्रेसिंग वगैरह बहुत अच्छे से चेक कर लेनी चाहिए, एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए कहीं ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है। तो इफ देयर एनी एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग का कोई भी सबूत या कुछ भी ब्लीडिंग का दिखाई दे रहा है तो इट शुड बी कंट्रोल्ड बिफोर ही लिव्स फॉर होम। तो घर जाने से पहले उस चीज को कंट्रोल किया जाना चाहिए। अगर किसी भी तरीके के साइन और सिम्टम है तो उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। एविडेंस गिव टू हिम शुड इंक्लूड, तो भी एविडेंस जो होते हैं वो जो है पूरे के पूरे इसमें इंक्लूड किए गए, कौन कौन से एविडेंस होते हैं, कौन कौन सी चीजें दिखेगी, ताकि आप उसको डिस्चार्ज करने से पहले या फिर पेशेंट को हॉस्पिटल से घर भेजने से पहले आप वो एग्जामिन भी करोगे और उस पर ध्यान भी दोगे और उनको ट्रीट भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें हम एग्जामिन करेंगे। तो एग्जामिन में आ जाएगा नॉट टू सोइल द ड्रेसिंग विद यूरिन और फेसिस। तो जो ड्रेसिंग होती है उस पर किसी भी प्रकार की मिट्टी या फिर यूरिन या फिर कोई फेसिस यानी कि मल वगैरह जो है वो नहीं लगा होना चाहिए। नोट टू टेक बाथ ऑफ मैनर विच विल वेट द ऑपरेटेड एरिया। तो आपने ध्यान रखना है कि नहाते टाइम जो ऑपरेशन का जो एरिया जहाँ से ऑपरेट किया गया वो गीला नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। नॉट टू स्ट्रेच ऑफ द ऑपरेटिव एरिया इवन इफ इट ईचिंग। अगर आपको खुजली भी हो रही है ऑपरेशन के एरिया में तो भी आपको वहां पर खुजली नहीं करनी है, तो इस चीज का ध्यान देना है, आपने पेशेंट को चीजें समझा देनी है। ठीक है, टू कम बैक ऑन द 5th डे ऑन रिमूव द स्टिचेस। तो आपने 5 दिन के बाद फिर से हॉस्पिटल आना है, क्योंकि आपने क्या कराना है, टाके कटवाने के लिए जो स्टिचेस दिए गए उनको रिमूव कराने के लिए, टाके कटवाने के लिए 5 दिन के बाद आपने फिर से हॉस्पिटल आना है। नेक्स्ट टू वियर ऑफ द सस्पेंसरी बैंडेज फॉर एटलीस्ट ए मंथ। और 1 मंथ तक जो है आपने जो सस्पेंसरी बैंडेज जो दी गई है वो पहनकर वो लगाकर आपने रखनी है। नॉट टू साइकिल और डू हार्ड मैनुअल लेबर फॉर अबाउट 15 डे आफ्टर द ऑपरेशन। तो आपने साइकिल वगैरह नहीं चलानी है, कोई हार्ड मैनुअल वर्क नहीं करना है, कोई वजन नहीं उठाना है 15 दिन तक, ऑपरेशन के 15 दिन तक कोई साइकिल वगैरह चलाने का या फिर कोई भारी वजन उठाने का, तो इस तरीके का मैनुअल लेबर आपने नहीं करना है, 15 दिन तक आपने परहेज रखने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना है, नॉट बी हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर अबाउट ए वीक। 1 हफ्ते तक सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो भी नहीं
अलाउड है आपको। और देयर आफ्टर ही शुड यूज कंडोम एट इट सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ अबाउट 3 मंथ्स एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट कंसेप्शन। तो भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स 1 हफ्ते तक तो करना ही नहीं है, और 1 हफ्ते के बाद जब आप ये करोगे तो 3 महीने तक आपने कोई ना कोई सेफ गार्ड लगाना है कॉन्ट्रासेप्शन से, जो कंसेप्शन के विरुद्ध, यानी कि आपने ऑपरेशन के 3 महीने बाद तक भी आपने कोई कॉन्डोम्स वगैरह या फिर कोई भी जो आपकी जो फीमेल्स जो यूज करना चाहती है वो कर ले, यानी कि कोई ना कोई मेथड ऐसा अपनाना है जो कि गर्भ निरोधक हो। ऑपरेशन होने के बाद भी एक गर्भ निरोधक मेथड जो है वो आपने जरूर अपनाना है। 3 महीने तक कॉन्डोम्स वगैरह आप लगा सकते हैं इसमें। ठीक है। सेमिनल एग्जामिनेशन शुड बी डन आफ्टर 3 मंथ्स टू मेक श्योर दैट देयर आर नो स्पर्म एंड देन ओनली टू द डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ कंडोम। तो इन्होंने बताया है कि फिर जो सीमेन होता है उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो सीमेन का एग्जामिनेशन यानी कि जो वीर्य होता है उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा, और उसमें देखा जाएगा 3 मंथ तक कि भाई 3 मंथ तक जो है उसका एग्जामिनेशन करने के बाद जब ये श्योर हो जाए कि भी उसमें स्पर्म नहीं है, ठीक है, तो जब वो स्पर्म नहीं होते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं कॉन्डम को, फिर आप कॉन्डम लगाना बंद कर देंगे। यानी कि 3 महीने तक तो एग्जामिनेशन किया जाएगा कि भाई जो आपका ऑपरेशन है वो सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। तो 3 महीने तक आपने दूसरा, ऐसा नहीं है कि आपने ऑपरेशन कराया, इंटरकोर्स किया, फिर से प्रेगनेंसी हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। 3 महीने तक आपने कुछ और भी प्रोटेक्शन यूज करके चलनी है। फिर 3 महीने में जब ये कंफर्म हो जाए कि स्पर्म जो है वो एंटर नहीं कर रहे हैं, स्पर्म नहीं आ रहे हैं, तो आपने फिर कॉन्डोम्स वगैरह जो है वो हटा देना है। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है एडवांस स्टेज। ठीक है। तो इसमें एडवांटेज में क्या आ जाता है, लाभ क्या है इसके, वेरी इफेक्टिव मेथड है भैया कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, बहुत ही लाभदायक ये रहता है। और इसका जो प्रोसीजर है वो भी बहुत ही सेफ है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है इसमें, लंबे टाइम तक कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी इसके नहीं होते हैं, और सेक्सुअल इंटरकोर्स में किसी भी प्रकार की बाधा इससे नहीं आती है, और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि भी कई दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, तो इस प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे डिसएडवांटेज। तो अब हानि भी, अब कोई भी चीज है जिसका हम फायदा उठाते हैं तो उसका थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। तो डिसएडवांटेज के अंदर इन्होंने क्या बताया, पेशेंट इज नॉट इमीडिएटली स्टरलाइज आफ्टर द ऑपरेशन। तो इसमें वही जो पेशेंट जो है वो इमीडिएटली यानी कि ऑपरेशन करते ही उसी समय बाद जो है स्टरलाइज नहीं होता। स्टरलाइज का मतलब बांझपन, यानी कि उसी टाइम शुक्राणु जो स्पर्म होता है वो आने बंद नहीं होते हैं कि भाई आज ऑपरेशन करवाया है 1 हफ्ते के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स करना शुरू हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, नहीं, 3 महीने तक चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें ऑपरेशन के बाद स्लाइड नहीं होता है, और सूटेबल कॉन्ट्रासेप्शन की जिसकी जरूरत होती है, यूज ऑफ सेवरल वीक आफ्टर द ऑपरेशन अंटिल ऑफ द लेबोरेटरी टेस्ट कंफर्मिंग ऑफ द स्पर्म आर नो लॉन्गर प्रेजेंट इन द सीमेन। तो आपने क्या कराना है, तो इसमें जो पेशेंट होता है जिसने ऑपरेशन किया हुआ होता है तो वो इमीडिएटली जो स्टरलाइज नहीं होता है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव जिनकी जरूरत होती है वो आपने यूज करते रहना है। और ऑपरेशन के बाद फिर जो लेबोरेटरी टेस्ट जो वो है, जो सीमेन होता है उसका लेबोरेटरी टेस्ट किया जाएगा कि स्पर्म जो है वो है प्रेजेंट या फिर नहीं है, तो उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा भी ऑपरेशन सक्सेस है या फिर अनसक्सेस रहा है। ठीक है। तो इसमें जो ऑपरेशन है वो हमारा ये कैसा है, इरिवर्सिबल्स है। ठीक है। प्रैक्टिकल पर्पज, यानी कि बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्पज है, और इरिवर्सिबल है, यानी कि एक होता है ना ऑपरेशन कि भाई हमने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन खुलवा लिया, अगर हमें जरूरत पड़ती तो ये इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है। तो पोस्ट कंसेप्शन मेथड हमारे आ जाते हैं। पोस्ट कंसेप्शन मेथड का क्या मतलब हो जाता है कि एक तो होता है हमारे प्रेगनेंसी होने से पहले के जो जुगाड़ करते हैं, पहले के मेथड जो हम अपने अपनाते हैं, लेकिन ये पोस्ट कंसेप्शन का मतलब हो जाता है कि प्रेगनेंसी होने के बाद में जो हम चीजें अपनाते हैं। ठीक है। कि प्रेगनेंसी हो गई है, अब इसको जो है प्रेगनेंसी को हटाना है, ये प्रेगनेंसी हमें नहीं चाहिए, तो वो जो मेथड अपनाए जाते हैं वो पोस्ट कंसेप्शन मेथड बोले जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें अबॉर्शन ही आ जाएगा। ठीक है। तो अबॉर्शन में इन्होंने क्या बताया, अबॉर्शन जो डिफाइन किया गया है, टर्मिनेशन प्रेगनेंसी ऑफ 28 week of the vaccination abortion of the extensively used in some countries as the population control measure। तो भाई हमारे यहाँ पर इंडिया में तो इसका जो यूज है वो इमरजेंसी के लिए किया जाता है। 28 तक का जो हमारा जो भ्रूण होता है, जो प्रेगनेंसी होता है, तो उसको क्या करना, उसको ट्रांसमिशन कर देना अबॉर्शन बोला जाता है। और कुछ देशों में तो पॉपुलेशन को कम करने के लिए इस मेथड को अपनाया जाता है कि ये जनसंख्या नीचे, अगर आपको होगी प्रेगनेंसी तो उसको अबॉर्ट करा दो। ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में भी ये वही कराई जाती है हमारी, जो पीएचसी वगैरह होती है उसमें कराई जाती है। रिड्यूस मैटरनल डेथ एंड सिकनेस रिजल्ट ऑफ द लीगल अबॉर्शन बाय द अनट्रेन्ड हैंड्स। तो ये जो मेडिकल टर्मिनेशन से जो कराया जाता है, यानी कि हॉस्पिटल में डॉक्टर के लिखने के बाद जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराई जाती है पीएचसी के अंदर, तो उसमें माँ और बच्चे की बीमारी और उनकी जो मृत्यु दर होती है उनको कम करने के लिए हमारे लीगल, ठीक है, यानी कि कानूनी तौर पर ये अबॉर्शन जो है ये हमारा कराया जाता है। ठीक है। तो इसमें अनट्रेंड हैंड्स जो होते हैं वो हमारे जो प्रशिक्षित मतलब कि जिन लोगों को समझ नहीं होती है
ऐसे माएँ होती हैं जो कि उनको डेथ और बीमारी से बचाने के लिए कि इनको समझ नहीं है कि किसी भी तरीके के कॉन्ट्रासेप्शन आप यूज कर सको। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए, ऐसे लोगों को वो देने के लिए इस तरीके की चीजें की जाती है। तो अबॉर्शन क्या है, 28 दिन तक के भ्रूण को अगर हम टर्मिनेशन करा देते हैं, समाप्त करवा देते हैं, तो वो हमारा जो टाइम होता है वो अबॉर्शन का होता है। और ये जो टर्मिनेशन होता है, विदेशों में तो इसको आराम से यूज किया जाता है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर तो इसकी पाबंदी लगाई जाती है। तो इसमें जो प्रेगनेंसी है, प्राइमरी यानी कि माँ और बच्चे को हेल्थ और स्वस्थ जीवन देने के लिए और मृत्यु दर को कम करने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या कारण रहते हैं अबॉर्शन कराने के, जो कि कानून के आधार पर परमिशन मिली हुई है। तो भाई एक्ट 1971 में इन्होंने बताया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, मेडिकल के आधार पर जो हमारा टर्मिनेशन कराया जाता है प्रेगनेंसी का, तो इसमें मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी 1971 में शुरू हुआ था और अप्रैल 1972 में ये हमारा लागू हुआ था। अबॉर्शन से ऑफ परमिट अबॉर्शन अंडर द 5 कंडीशन। तो अबॉर्शन करने की जो परमिशन थी वो 5 कंडीशन में बताई थी कि ये 5 चीजें अगर प्रॉब्लम है, 5 प्रॉब्लम है, तो उसमें अबॉर्शन करा सकते हो, नहीं तो इलीगल माना जाएगा। तो सबसे पहले मेडिकल आ जाती है। मेडिकल में क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऑफ द प्रेगनेंसी, pregnancy might of the एंड्रेंगर से ऑफ मदर लाइफ ऑफ कोज ग्रेव इंजरी हर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर माँ को फिजिकल और मेंटल हेल्थ में किसी भी प्रकार की चोट लगी है या किसी का जान जाने का खतरा है मदर को, तो ऐसे में प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करा सकते हैं, डॉक्टर बोलेगा तब। ठीक है, अगर कंडीशन ऐसी हो जाए प्रेगनेंसी की कि माँ और बच्चे की जान को खतरा है, माँ की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को खतरा है, तो परमिशन मिल सकती है। दूसरा हमारा आयोजेनिक हो जाता है। आयोजेनिक में क्या हो जाता है, इसमें वही बहुत ज्यादा खतरा हो अगर बच्चे को, बोर्न विद द सीरियस हैंडीकैप से, अगर बच्चा किसी भी तरीके से अपाहिज है ड्यू टू फिजिकल मेंटल एबनॉर्मलिटी बच्चे के अंदर है, यानी कि बच्चा मानसिक तौर पर सही नहीं है, फिजिकल तौर पर अगर सही नहीं है, तो भी ये परमिशन दी जाती है कि आप टर्मिनेशन करा सकते हो, क्योंकि बच्चे को खतरा होता है। कई बार फोड़ा हो जाता है ना, हाथ पैर सही से नहीं बने होते, कमर में फोड़ा होना या फिर ब्रेन के अंदर फोड़ा होना, पानी भर जाना, बहुत सारे रीजन रहते हैं। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें गवर्नमेंट परमिशन करती है कि भाई आप अबॉर्ट करा सकते हो, क्योंकि वो जो बच्चा है वो पैदा होगा तो वो अपाहिज पैदा होगा, वो स्वस्थ बच्चा पैदा नहीं होगा। ठीक है, ह्यूमैनिटेशन में बताया गया है, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन में बताया गया है कि प्रेगनेंसी इज रिजल्ट ऑफ रेप। अगर प्रेगनेंसी जो है रेप का रिजल्ट है, रेप का परिणाम है, यानी कि किसी के साथ जबरदस्ती अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, रेप वगैरह हुआ है, तो भी अलाउड है कि वो अबॉर्शन करा सकते हैं। सोशल इकोनॉमिक चीजें, एक्चुअल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी और फोर्सेबल इन्वायरमेंट वेदर सोशल ऑफ इकोनॉमिक कुड लीड टू रिस्क द इंजरीज ऑफ हेल्थ ऑफ द मदर एंड। तो भाई माँ की हेल्थ को अगर कोई किसी प्रकार का खतरा है, चोट लगने का खतरा है, या फिर इन्वायरमेंट के हिसाब से, या फिर कोई सामाजिक और आर्थिक प्रॉब्लम है, मतलब कि इस तरीके से अगर कोई चीजें हैं, मतलब कि एक्चुअल कोई रिस्पॉन्सिबल है, कोई इस तरीके का खतरा है, तो उसमें हमारा जो है अलाउड है ये। तो एक और देखते हैं कि किस सिचुएशन में अलाउड है अबॉर्शन। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फेलियर हो जाती है, फेल हो जाती है, अगर कोई कुछ भी यूज कर रहा है या कोई डिवाइस लगवाई हुई है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी हो जाती है, कॉज बाय एंड द अनवांटेड प्रेगनेंसी रिजल्ट फ्रॉम द फेलियर ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और मेथड कैन बी presumed to continue grave mental and injuries and health of the mother। तो भाई अगर कॉन्ट्रासेप्टिव चीज कोई भी डिवाइस अगर लगवाई है, तो उसके कारण जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी हो जाती है लेकिन वो चाहिए नहीं होती है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी बोली जाएगी। तो उसके रिजल्ट से वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव चीजें जो फेल हो जाती हैं, तो ये जो डिवाइस मेथड होता है, ठीक है, तो ये जो डिवाइस मेथड होता है, ये मदर की जो मेंटल हेल्थ और मेंटल इंजरी का कारण बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे में भी जो है परमिशन मिल जाती है गवर्नमेंट के द्वारा या एक्ट के द्वारा, जो हमारे जो संस्थाओं ने बनाया हुआ है कि भी प्रेगनेंसी इस तरीके की, अगर कोई प्रेगनेंसी इस तरीके की अगर कोई समस्या हो जाती है, तो उसमें भी अबॉर्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो इसमें हमारा आ जाता है पोस्टपार्टम प्रोग्राम्स। तो भाई पोस्टपार्टम प्रोग्राम का मतलब ये हो जाता है कि भाई बाद में जो प्रोग्राम किए जाते हैं उनका, तो बाद में क्या प्रोग्राम्स होंगे हमारे। प्रोग्राम करने का तो यही मतलब होता है चीजों को सुधारना, ठीक है, और उन पे काम करना, ट्रीट, एग्जामिनेशन, जितनी भी हमारी चीजें इसके अंदर आ जाते हैं। तो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ अबॉर्शन, ठीक है, तो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी और अबॉर्शन मैनी वुमेन आर हाईली मोटिवेटेड टू अवॉइड ऑफ सबक्वेंट प्रेगनेंसी। तो भाई इमीडिएटली अगर किसी की डिलीवरी हुई है या फिर अबॉर्शन हुआ है, तो वो जो औरतें हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड होती हैं उस टाइम प्रेगनेंसी को लेकर के। ठीक है, उस टाइम ये होता है, उस टाइम वो ध्यान दे रही होती है, पूरा का पूरा ध्यान उनका अपनी जो है सारी चीजों पर होता है, हेल्थ पर होता है, प्रेगनेंसी पर होता है। तो उस टाइम वो उस चीजों को क्या करेंगी, उन चीजों को मतलब कि सुनेंगी, ध्यान से समझेंगी, उनके अंदर ना रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है उस टाइम उन चीजों के बारे में जानकारी लेने की, तो मोटिवेट होती है प्रेगनेंसी के लिए। और आल्सो मोर रिसेप्टिव फैमिली प्लानिंग इन्फॉर्मेशन, और फैमिली प्लानिंग को लेकर जितनी भी जानकारी है
उसके प्रति वो सारे रिसेप्टिव होते हैं, जो आप कहोगे मानने को तैयार होंगे, वो और भी सवाल पूछेंगे, उन चीजों को अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं फिर। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड सर्विसेज, जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी इससे संबंधित एजुकेशन है या फिर जो सेवाएं हैं, तो उनके प्रति जागरूक भी हो जाती है और मान भी लेती हैं। तो इन ऑर्डर ऑफ सिविल दिस ग्रुप, तो ये जो सेवाएं होती हैं, ये जो ग्रुप होता है हमारा एन इम्पोर्टेंट ऑफ द फर्टिलिटी ग्रुप, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रुप होता है हमारा फर्टिल वाला, यानी कि जो बच्चे पैदा करने की क्षमता जिनके अंदर होती है। प्रोग्राम नाउ इज ऑल इंडिया हॉस्पिटल पोस्टमार्टम प्रोग्राम, तो बाद में किए जाने वाले, तो ऑल इंडिया हॉस्पिटल के अंदर ये बाद में किए जाने वाले जो प्रोग्राम होते हैं, यानी डिलीवरी के बाद या अबॉर्शन के बाद किए जाने वाले जो प्रोग्राम होते हैं, तो उस टाइम जो है क्योंकि उस टाइम ताजे ताजी सी चोट खाई हुई होती है, ताजा ताजा दर्द याद होता है, तो उन चीजों में इन्वॉल्वमेंट होती है, तो बहुत जल्दी समझती है लेडीज उस चीज को भी, क्या क्या प्रॉब्लम, जिसका अबॉर्शन कराया है तो वो पेन से गुजरा हुआ होता है, तो उन चीजों को फील भी करेगा और समझेगा भी। डिलीवरी में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसमें जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो स्टार्टेड किया गया था 1969 में 70 तक, और जो एम था इसका, इस प्रोग्राम का, वो यही था इंटेंसिफाई और इनिशिएट जो हमारी फैमिली थी, यानी कि इंटीग्रेट फैमिली प्लानिंग, लार्ज जो मैटरनिटी हॉस्पिटल स्टार्टिंग एट द टाइम ऑफ वुमन बुक्ड हरसेल्फ फॉर द कॉन्फिडेंट। तो भी इसमें जो क्या था, जितने भी हमारे प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे, इनका उद्देश्य ये था कि जब भी किसी कोई भी मैटरनिटी हॉस्पिटल में जब स्टार्टिंग में जाते तो उसी टाइम में उसका जो परिवार नियोजन की जो चीजें है ना, वो स्टार्ट हो जाती हैं, बुक हो जाती है, उनको बताना, उनको एजुकेशन देना, उनको मोटिवेशन करना, उनकी सारी की सारी जो एक्टिविटी है उनके दौरान लाइंग ऑफ द सबक्वेंट पोस्टमार्टम पीरियड। पोस्टमार्टम पीरियड यानी कि जब उनकी प्रेगनेंसी होती है ना शुरू में, तो उसके बाद ही उनको सारी की सारी चीजें समझाई जानी जरूरी हो जाती हैं कि भाई आपका जो बच्चा है, आपका पहला बच्चा है, तो आपको 2 बच्चे बनाने हैं, 1 बच्चा रखना है, तो उसके बाद आपने इतने इतने दिन तक ऐसे प्रिकॉशंस रखोगे, इतने दिन तक आपने जो है प्रेगनेंसी नहीं होने देनी, आपने ये कॉन्ट्रासेप्टिव चीजें आजमानी है, आपने इतने साल के बाद फिर प्रेगनेंसी अचीव करनी है। मतलब कि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो शुरू का जो प्रोग्राम होता है ना, जैसे ही वो एंटर करती है इस चीज के लिए, तो वो साथ साथ सारी की सारी एजुकेशन और मोटिवेशन और एक्टिविटी सारी की सारी ना उसी टाइम पोस्टमार्टम पीरियड की सारी बता दी जाती है। ठीक है, कि भी डिलीवरी के बाद आपने क्या करना है, अबॉर्शन आपका होगा तो उसके बाद आपने क्या करना। तो ये सारे के सारे जो प्रोग्राम है इसीलिए किए गए थे कि ऐसी कंडीशन से गुजरे हुए लोगों को आगे के लिए बताया जाता है कि इनको क्या करना है और किस तरीके से अपनी आगे की चीजों को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये पर होता है हमारा कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।